तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने एनवायरमेंटल वाले टॉपिक में देखा कि कैसे कैरिंग कैपेसिटी और ऑब्जर्विंग जो कैपेसिटी है एनवायरमेंट की, और उससे ज्यादा आप एनवायरमेंट पे बोझ डाल देते हो, डिग्रेडेशन करना शुरू कर देते हो, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसका हम आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्या कारण है इसके? जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन कर रहे हो दोनों ही तरह के रिसोर्सेज का, चाहे वो रिन्यूएबल है चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में जाकर आप उसको यूज कर रहे हो। उनकी रिन्यूएबल जो कैपेसिटी है, उनकी रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, उसको आप सरप्लस करके जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये कारण बनता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन जो दिन ब दिन, दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, वो अगला कारण बन जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन को भी खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए, उन सब के लिए रिसोर्सेज का वो जगह में एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेगी, अर्बनाइजेशन हो रही है, उससे उतना ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उतना ही ज्यादा लोड एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो रही है। और अब इसके इम्पैक्ट क्या दिखते हैं हमें? हमारे हेल्थ इश्यूज हमें हमारे सामने आ रहे हैं आज के टाइम। हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो वीक हो रहा है। अगर जो वाटर पोल्यूशन है वो हो जाता है तो वाटर बोर्न डिसीजेज का सामना हमें करना पड़ रहा है, अस्थमा के लोग मरीज हो रहे हैं, और पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हमें देखनी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जो अर्थ है उसका कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हर साल साल, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसी तरह से ओजोन डिप्लीशन क्या है? जो ओजोन लेयर है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, वो उसकी जो उसमें जो कमी आ रही है, क्योंकि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है सन के यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर वो रेज सीधी डायरेक्टली अर्थ पर आ जाए तो दुनिया पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये जो ओजोन लेयर है, इसका डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेज है, सीएफसी गैसेज, ये मेन रीजन है जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आने वाले जनरेशंस का ये खतरा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो अर्थ के ऊपर जीवन का सर्वाइवल भी एक चैलेंज बन जाएगा। अब इम्पैक्ट हमने देखे कुछ, क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इंडिया की हालत देखिए, इंडिया एनवायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट की बात करें तो इंडिया आज की डेट में, इंडिया में देखिए अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत रिसोर्सेज है हमारे पास, रिच क्वालिटी है हमारी सॉइल की, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स हैं हमारे पास, लश ग्रीन फॉरेस्ट है हमारे, ठीक है, मिनरल्स की डिपॉजिट है हमारे पास जमीन के अंदर, और इंडियन ओशन है हमारे पास जो हमारा एक रिसोर्स है बहुत सारा। हम लोग से ऑयल जनरेशन भी होती है वहाँ, फिशरिंग का काम भी होता है, और ट्रेडिंग भी होती है। तो ये सारे रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया के पास है। रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक में जो कॉटन जिससे हम प्रोडक्शन खूब ले सकते हैं, इंडो कैनेडिक प्लेन है जो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर बहुत सारी क्राउडेड एरिया है, वो एक तरह से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से आज के टाइम सिचुएशन ये है कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए इन सब का खूब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, खूब इसका दोहन हो रहा है, जिससे क्या है हमारे सामने एनवायरमेंटल क्राइसिस हमारे सामने के लिए बहुत सारे कंसर्न हमारे सामने आज खड़े हो गए। तो एनवायरमेंटल कंसर्न हमारे इंडिया के लिए क्या है? एयर पोल्यूशन आप देख सकते हो इंडिया में कितना है, एयर की क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जाती है दिन ब दिन, और जो एयर का पैटर्न है, जो कंपोजिशन है, उसमें जब भी छेड़छाड़ होगी तो वो एयर पॉल्यूशन कहलाएगी। और वो किस वजह से होगी? आप देखिए कितने व्हीकल्स हैं आज, आज की बात हम करें लगभग 35 करोड़ व्हीकल ऐसे हैं जो आज मूवमेंट में हैं, और उनमें से 85% से ज्यादा वो व्हीकल्स हैं जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स हैं। तो वो सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन में, इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही है पोल्यूशन में। फिर इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। हमारा वाटर कंटामिनेट होता जा रहा है, उसमें आप लोग को इंडस्ट्रियल वेस्टेज हमारे जो है नदियों में मिल रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, हमारा जो पीने वाला पानी है वो सुरक्षित नहीं रहा, तो उसको वो एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा पीने वाला पानी, साफ सुथरा पानी आज अवेलेबल नहीं है।
नहीं हो पाता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। सॉइल एरोजन है। सॉइल एरोजन क्या है कि जब मिट्टी एक परत ऊपर वाली परत हट जाती है और किसी दूसरी जगह जाकर डिपोजिट होती है तो नीचे वाली जो सरफेस है वो इतनी फर्टाइल नहीं रहती। तो सॉइल और एरोजन का एक बड़ा कारण ये भी है ओवर ग्लेजिंग जो हो रही है। हमारे जो पशु हैं उनके लिए जो चारागाह हैं उनके ऊपर जो उनके जो चारागाह हैं उनके ऊपर जो एक्सेसिव उनका यूज हो रहा है तो जो हमारे पशु हैं वो सोइल इरोजन का एक कारण बन जाते हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है। आप देख रहे हो कि जंगल की कटाई हो रही है क्योंकि इन्हें डेवलपमेंट के प्लान्स हम चला रहे हैं, सड़कें बनवानी है हमें, फ्लाईओवर्स बनवाने हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उन सब के कारण हम जंगलों की सफाई करते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई होती जा रही है। तो वो भी हमारे सामने एक चुनौती बन रही है कि बिना जंगल के आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जंगल कितने इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि बेसिक सर्वाइवल के लिए 0.06% की पर कैपिटा जो है ग्रीनरी अवेलेबल है, जबकि 0.47 की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक जिंदगी जीने के लिए। तो ये एक चैलेंज अपने आप में बना हुआ है। फिर है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। हमारी जो वाइल्ड लाइफ और दिनों दिन घटती जा रही है, इनका जो एरिया है क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं और इनको हम काटते जा रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ भी वो भी जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, वो खत्म हो रही है। फिर उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। बहुत ज्यादा हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं या आप जो भी जब जमीन का आप यूज कर रहे हैं, जैसे अगर एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल लेते हैं हम, एक्सेसिव यूज जब आप केमिकल का करेंगे तो आपने लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर देनी है, एक्सेसिव केमिकल डालकर उसमें। इसी तरह से आगे है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। ये जो हमारी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जैसे मैं पहले भी बात वाटर पोल्यूशन बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसकी मैनेजमेंट करना भी एक कंसर्न बना हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए वो भी वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन नहीं हुआ तो वो भी आने वाली पॉपुलेशन के लिए चैलेंज बन जाएगा। और लास्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो जितना भी जैसे प्लास्टिक है, इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है जिसको डीकंपोजिशन में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं कर पाए तो वो भी एक चैलेंज हमारे सामने आया है, एनवायरमेंट के लिए कंसर्न है। अब ये जो कंसर्न है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें आज के टाइम जरूरत है कि हम एनवायरमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करनी है वो सस्टेनेबल हो। हमारी डेवलपमेंट ऐसी हो जो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन की भी जरूरतों का पूरा कर सके। हमें रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज करना है तो उनकी अवेलेबिलिटी जो फ्यूचर जनरेशन तक भी बनी है। तो उसी के बेस पर हमारा अगला टॉपिक चलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको हम अच्छे से समझेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट्स को तो किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे बताएं ताकि उसको और इम्प्रूव करके मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू।